हेलो एंड वेलकम टू स्टडी अड्डा। स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है और दिस इज वैभव शुक्ला एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो जब मैं आपसे बोलता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, तो आप उससे क्या समझते हैं? कोई कहेगा कि सर सुप्रीम कोर्ट, कोई कहेगा सर इलेक्शन, कोई कहेगा यूनियन एग्जीक्यूटिव, कोई कहेगा कि भैया यूनियन लेजिस्लेचर, कोई कहेगा स्टेट, कोई कहेगा सिटीजनशिप, और हो सकता है कोई कहे कि फंडामेंटल ड्यूटी। लेकिन जवाब क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में दिया हुआ है? फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, कौन से आर्टिकल में, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक ये दिए हुए हैं, कितने तरीके के राइट्स हैं, किस किस तरीके से ये राइट्स को हम हमारे एंटरटेन के लिए काम ये आते हैं। ठीक है, कौन इन राइट्स को एंटरटेन करता है, कौन नहीं करता है, ये किसके खिलाफ एनफोर्स हो सकते हैं, कौन इन्हें एनफोर्स करा सकता है, इनके वायलेशन के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, हमें किस तरीके की रेमेडी बाय लॉ, बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड की गई है, ये सारी बातें हम विस्तार से करने वाले हैं। तो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं। चलिए, तो ध्यान लगाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे बहुत से क्वेश्चन, चाहे आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एलेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के टेस्ट, या आप किसी भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और माना ही नहीं जाता है, ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट्स देखिए, आप कहीं पे भी पढ़ेंगे या फिर आप फंडामेंटल राइट कोई किताब में क्लैट के लिए देखेंगे तो बहुत ऊपर से उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपके साथ इसके बारे में बहुत डील में और इसको बहुत टाइम लेते हुए हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जब हमें पता है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आगे जाके हमारे 5 साल की लॉ की डिग्री में और लॉ के बाद हमें जो भी करना है उसमें भी ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो क्यों ना हम इसके बेसिक कंसेप्ट आज से ही तैयार करते हुए चले। तो चलिए, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ हम ये पढ़ने वाले हैं और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो भैया पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 में क्या बताया गया है? पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं। कौन से आर्टिकल से लेकर के कौन से आर्टिकल तक? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि आर्टिकल 12-13 में तो कोई फंडामेंटल राइट की बात की नहीं गई है। क्या बात की गई है ये भी हम आगे चल के बात करते हैं। जो मेन फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके कहां से शुरू होते हैं? 14 से शुरू होते हैं और 31 तक जाते हैं। 32 में उसकी रेमेडीज की बात की गई है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन होता है तो आप उस वायलेशन के अगेंस्ट कहां पे जा सकते हैं? तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में हम किस आर्टिकल के अंडर जा सकते हैं? अंडर आर्टिकल 32। ठीक, इसके बारे में मैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से बताऊंगा। कब बताऊंगा मैं आपको बताऊंगा जब हम आर्टिकल 32 के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर डिस्कस किया गया है। तो भैया आर्टिकल 12, आर्टिकल 35, चलिए शुरू करते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स फॉर अ पर्सन्स डेवलपमेंट। फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं। किस चीज के लिए? एक पर्सन की डेवलपमेंट के लिए, एक सिटीजन के डेवलपमेंट के लिए। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, वो पर्सन के लिए भी होते हैं और सिटीजन के लिए भी होते हैं। अब आप बोलेंगे भाई पर्सन के लिए होते हैं, सिटीजन के लिए होते हैं, भाई सिटीजन तो एक पर्सन ही होगा।
तो ऐसे नहीं समझिए, इसका मतलब ये होता है कि कुछ राइट्स जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली किसके लिए होते हैं, वो होते हैं एक्सक्लूसिवली आपके सिटीजन के लिए। किसके लिए? सिटीजन के लिए, ठीक। और कुछ राइट्स जो होते हैं वो नॉन सिटीजन के लिए भी होते हैं। तो जो नॉन सिटीजन के लिए होते हैं वो उन राइट्स में हम क्या वर्ड यूज करेंगे? पर्सन वर्ड यूज करेंगे। और क्योंकि वो नॉन सिटीजन के लिए भी हैं और सिटीजन के लिए भी हैं, और ये क्या होता है, ये एक्सक्लूसिवली सिटीजन के लिए होते हैं, इंडिया के सिटीजन को ही सिर्फ मिलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इन राइट्स में हम जब इन राइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि राइट क्या कहते हैं, तो उसमें हम बात करेंगे सिटीजन की। तो कुछ राइट्स हमने बात करी कि कुछ राइट्स सिटीजन के लिए एक्सक्लूसिवली होते हैं और कुछ राइट्स सिटीजन के लिए एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं, वो नॉन सिटीजन के लिए भी होते हैं। तो जहां पे हम सिटीजन के लिए जो एक्सक्लूसिव होंगे वहां तो हम सिटीजन की ही बात करेंगे, और जहां पे नॉन सिटीजन को भी वहां रहेगा वहां पे हम वर्ड क्या यूज करेंगे? वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे पर्सन। चलिए, तो भैया ये जो फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट है ये अमेरिकन कंसेप्ट है, ठीक है। ये अमेरिका से हमने लिया हुआ कंसेप्ट है, ये एक अमेरिकन कंसेप्ट है। और पहला जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने फंडामेंटल राइट के कंसेप्ट के बारे में बात करी थी, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था? वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो भैया पहला जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था उसने किस बारे में बात करी? यूएसए के बारे में। यूएसए ने पहली बार फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी और फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए अपने सिटीजन को। अमेरिकन कंसेप्ट है, हमने अमेरिका से ये कंसेप्ट लिया है, और हमने भी अपने पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स अपने सिटीजन एज वेल एज कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो हमने नॉन सिटीजन को भी प्रोवाइड किए। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, ये आपके जीके और जीएस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, फंडामेंटल राइट्स पे जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर ऐड करने के लिए, उसे रेडी करने के लिए जो कमिटी पहली बार इंडिया में बनी, उस कमिटी का चेयरमैन कौन था? तो उस कमिटी का चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई पहली बार कमेटी बनी, एक ही कमेटी बनी, ठीक है, कमेटी बनी फंडामेंटल राइट्स पे इंडिया में, उसके चेयरमैन कौन बने? उसके चेयरमैन बने सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। पार्ट 3, हम पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। पार्ट 3 इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या था? मैग्ना कार्टा ईयर 1215 में, ईयर 1215 में जब इंग्लिश कंट्रीज में, अब कंट्रीज तो क्या मतलब कि जो ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन में जब उन्होंने अपने सिटीजन्स को पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड किए थे, तब एक बहुत बड़ा चार्टर, जिसे क्या कहते हैं? ग्रैंड चार्टर कहते हैं, ग्रैंड चार्टर साइन हुआ था। उस ग्रैंड चार्टर को ही मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो ग्रैंड चार्टर को मैग्ना कार्टा कहा गया था, और मैग्ना कार्टा ही हम अपने फंडामेंटल राइट्स को कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा भी अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि मैग्ना कार्टा क्या है, तो मैग्ना कार्टा भाई 1215 में जो ग्रैंड चार्टर इंग्लिश लोगों ने साइन किया था पॉलिटिकल राइट्स के लिए, उसे कहा जाता था, और हम अपने पार्ट 3 को भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर कभी आता है कि भाई पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, और अगर ऑप्शन में मैग्ना कार्टा है तो हमें मैग्ना कार्टा को टिक करना है, और ऑप्शन में मैग्ना कार्टा बिल्कुल रहेगा, यही क्वेश्चन वो बनता है। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं। फंडामेंटल राइट होता है राइट टू इक्वालिटी, ये आर्टिकल 14 से 18 में आएगा। दूसरा राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 से 22 में आएगा। तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23-24 में आएगा। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आएगा आपका आर्टिकल 25 से 28 में, और एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स आएंगे आपके 29 एंड 30 में। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और आप सुप्रीम कोर्ट को कौन से आर्टिकल के अंडर अप्रोच कर सकते हैं? उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 32।
32। तो आर्टिकल 32 के अंडर आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट भाई 5 तरीके की रिट्स फाइल करता है। क्या फाइल करता है? 5 तरीके की रिट्स फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट, और वो 5 रिट्स वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स में फाइल होती हैं। तो इन 5 रिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि आर्टिकल 32 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए कोई इंसान सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट भाई उसे 5 तरीके की कोई भी रिट जो भी उस पर्टिकुलर केस में लग सकती है वो रिट लगा करके उसे रेमेडी दिलाता है। एक और क्वेश्चन है जो बनता है कि फंडामेंटल राइट्स किस फॉर्म में है? फंडामेंटल राइट्स, तो आपका आंसर होना चाहिए या फंडामेंटल का राइट्स का कंसेप्ट कैसा है? तो ये नेगेटिव, कैसा है? नेगेटिव कंसेप्ट है या फिर नेगेटिव फॉर्म में है। ठीक, अब आप बोलेंगे कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसे कहा जा रहा है, पर्सन के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है फंडामेंटल राइट को, और ये नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इनमें ऐसी चीजें बताई गई हैं जो स्टेट को नहीं करनी चाहिए। इनमें कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जो स्टेट को नहीं करनी चाहिए। तो कुछ इसमें ऐसे फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो नेगेटिव कंसेप्ट हैं और कुछ पॉजिटिव भी है। जब हम बात करेंगे सारे कंसेप्ट के बारे में डिटेल में तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। आप खुद ही समझ जाएंगे जब उस राइट में ऐसा लिखा होगा कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, प्लेस ऑफ रेसिडेंस। तो द स्टेट शैल नॉट क्या है? ये एक नेगेटिव कंसेप्ट कि स्टेट को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुछ नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव भी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट होते हैं? क्या फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट होते हैं? तो जी नहीं, कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होता है। ठीक है, नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट। कैन फंडामेंटल राइट्स बी सस्पेंडेड? क्या फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। 4 केसेस में हो सकते हैं। ठीक है, वो 4 केसेस कौन से हैं? पहला है आर्टिकल 33 कि भाई जो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, जो सेना के लोग होते हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस, उनके फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर अगर कंट्री में मार्शल लॉ लगा हुआ है, मार्शल लॉ का मतलब होता है आर्मी लॉ। ठीक, आर्मी लॉ को बोलते हैं मार्शल लॉ। तो अगर कंट्री में मार्शल लॉ लगा हुआ है तब भी क्या हो सकता है? आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं। आर्टिकल 352 इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, अगर नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगी हुई है तब भी आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं। और पावर एंड प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो पावर है उससे भी आपका फंडामेंटल राइट सस्पेंड किया जा सकता है। पहले राइट टू प्रॉपर्टी, पहले राइट टू प्रॉपर्टी की जो हम बात करते हैं, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक, राइट टू प्रॉपर्टी को भी हम एक फंडामेंटल राइट मानते थे, लेकिन इस राइट टू प्रॉपर्टी की को बाद में हटा दिया गया। किससे? अभी आर्टिकल 300A में बहुत ही अच्छे से महफूज रखा हुआ है और एक ये लीगल राइट टाइप का बन गया है, अब एक फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, पहले हुआ करता था लेकिन आजकल नहीं होता है। राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट। ठीक, तो राइट टू प्रॉपर्टी की बात हो गई।
अब देखिए ये 4 केसेस मैंने आपको बता दिए हैं, ये 4 केसेस एक बार ध्यान से देख लीजिए आप लोग कि ये 4 केसेस कौन से हैं। चलिए देखें आपने ये 4 केसेस, इन 4 केसेस में आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं। ठीक है, हमने बात करी राइट टू प्रॉपर्टी की, कि राइट टू प्रॉपर्टी को भी पहले फंडामेंटल राइट माना जाता था, अब फंडामेंटल राइट उसको अमेंड करके उसे फंडामेंटल राइट से एक लीगल राइट बना दिया गया। अच्छा, अमेंडमेंट भी आप ध्यान रखिएगा, अमेंडमेंट कौन सा है, अमेंडमेंट है 44th अमेंडमेंट। ठीक है, 44th अमेंडमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी का अमेंडमेंट, इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे मैं सारे बताते हुए चलूंगा। तो भाई फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्स्ड अगेंस्ट स्टेट एंड आर एनफोर्सेबल बाय पर्संस। फंडामेंटल राइट्स किसके लिए दिए हैं, सिटीजन्स के लिए दिए, नॉन सिटीजन्स के लिए दिए, पर्सन मतलब एक ह्यूमन बीइंग के लिए दिए, एक पर्सन के लिए दिए। तो उन्हें एनफोर्स कौन कराएगा, हम कराएंगे, हम सिटीजन, हम पर्सन, ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग। तो कौन इन्फोर्स कराएगा उन्हें, पर्सन इन्फोर्स कराएगा। और किसके अगेंस्ट इन्फोर्स कराएगा, स्टेट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। आप मुझसे नहीं बोल सकते कि मैंने आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया है। एक पर्टिकुलर इंसान किसी दूसरे इंसान का फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकता है, कर सकता है पर वो तब करता है जब वो एक स्टेट की कैपेसिटी में हो। तो भाई कौन करेगा फंडामेंटल राइट का वायलेशन, स्टेट करेगी। ठीक है, तो स्टेट के अगेंस्ट वो एनफोर्स होते हैं। लाइबिलिटीज आर एनफोर्सेबल बट ड्यूटीज आर नॉट एंड राइट्स आर स्टेट्स लाइबिलिटी। भाई लाइबिलिटीज जो होती है वो एनफोर्सेबल होती है, हम जानते हैं, पर ड्यूटीज एनफोर्सेबल नहीं होती है। फंडामेंटल ड्यूटीज ही जो है वो एनफोर्सेबल तो नहीं है ना। तो भैया फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल नहीं होती पर राइट्स एनफोर्सेबल होते हैं, लाइबिलिटीज एनफोर्सेबल होती है। और जो ये फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट है ना, ये स्टेट की एक लाइबिलिटी है, स्टेट की एक लाइबिलिटी है कि वो हमारे जो राइट्स है वो हमें दिलाएं। तो भैया ये लाइबिलिटी जो है वो इन्फोर्सेबल होती है, तो स्टेट की लाइबिलिटी है फंडामेंटल राइट, तो स्टेट का कर्तव्य बनता है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड करे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या होती है एक नॉर्मल टर्म में। नॉर्मल टर्म में डेफिनेशन क्या होती है स्टेट की, कि एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए। ठीक, एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए, उस एरिया की पॉपुलेशन होना चाहिए। ठीक, उस पॉपुलेशन के एक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए और उस एडमिनिस्ट्रेशन में एक सोवरेनिटी होनी चाहिए, सोवरेन होना चाहिए वो। ठीक है, सोवरेन बेसिकली फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। हमने बात की थी सोवरेन का मतलब क्या होता है, सोवरेन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। किस तरीके के एग्रेशन से फ्री भैया, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक, तो एक्सटर्नल एग्रेशन से ये फ्री होता है। ठीक, सोवरेन होना चाहिए। तो ये होती है डेफिनेशन ऑफ स्टेट नॉर्मल टर्म्स में। नॉर्मली हम स्टेट को ये बोलते हैं, लेकिन जब हम अब देखिए पर्टिकुलर एरिया, हम क्या कहते हैं कि हमारा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो और ये ऐसे में और ऐसे में। ठीक, तो हमारा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इधर चेन्नई रामेश्वरम से लेकर के इधर पता नहीं कहां तक, दिल्ली पंजाब तक। ठीक है, दिल्ली पंजाब तक तो नहीं, इधर आसाम मेघालय अरुणाचल त्रिपुरा तक। ठीक, तो हमारा जो भारत है वो इतना फैला हुआ है। तो वो क्या है, वो भारत का एरिया है। ठीक, तो इंडिया का एक डेफिनेट एरिया है। ठीक है ना, ये एरिया हो गया आपका एक कंट्री का, ये उसकी बॉर्डर हो गई। ठीक, अब उस बॉर्डर में हम 130 करोड़ लोग रहते हैं हम 130 करोड़ लोग।
उन 130 लोगों पे एक गवर्नमेंट है। किसकी गवर्नमेंट है अभी? एनडीए की, ठीक है। और हमारा जो प्रीएम्बल है वो ये बोल ही चुका है कि हम क्या है, हम है सोवरेन कंट्री, हमारे यहाँ सोवरेनिटी है, हम फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन है। तो ये स्टेट होती है हमारे नॉर्मल टर्म्स में। अब हम बात करते हैं कि जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो है वो आर्टिकल 12 में किस तरीके से दी हुई है। तो आर्टिकल 12 की जब हम बात करते हैं, एक बार जल्दी से आप इसको पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये होता क्या है।